Hello students, good morning, how are you? I am Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to discuss about the developments leading of the Bohr's model of atom, right? In previous lecture, we already studied about the structure given by the J.J. Thomson and the Rutherford, right? J.J. Thomson proposed a structure like a watermelon, right? And Rutherford gave a definition of nuclear orbit, right? In nucleus there is a positive charge is present having a very small volume and it present at the center of the atom, right? And in a orbit electrons revolves around the न्यूक्लियस, राइट? ये सारी चीजें हमने बात कर ली. जैसे कि जे थॉमसन के कुछ लिमिटेशन थे मॉडल्स के, तो उसके थ्रू रुथरफोर्ड ने एक नया मॉडल सजेस्ट किया, राइट? आफ्टर द स्टडी ऑफ दैट रुथरफोर्ड मॉडल वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ दैट रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, राइट? तो वो जो कमियां थी रुथरफोर्ड के मॉडल में, उसी के थ्रू एक नए मॉडल के डेवलपमेंट की स्टार्टिंग हुई. सही है. तो ये जो बोर मॉडल है आफ्टर द रुथरफोर्ड ये आया था, तो वो किस वजह से ऐसा पता चला कि नहीं अभी कुछ कमी है रुथरफोर्ड में? तो उसके मेनली दो रीजन है. फर्स्ट रीजन इज दैट ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन, कि जो रेडिएशन है वेव्स है उनका उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, तो उस जो रेडिएशन था उसका ड्यूअल नेचर था. सही है. जो रेडिएशन था इट्स ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव एंड ऑल्सो बिहेव लाइक अ पार्टिकल, राइट? जो रेडिएशन था उसका नेचर क्या था? वेव जैसा भी था और पार्टिकल जैसा भी था. तो ये दोनों नेचर जो रुथरफोर्ड मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. तो उसी वजह से ये जो बोहर मॉडल है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, राइट? और दूसरा रीजन है experimental result regarding spectra which can be explained only by assuming quantized electronic energy level in the atom, right? कि जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया और स्पेक्ट्रा लिया. सही है. ये स्पेक्ट्रा क्या है, कैसे फाइंड आउट किया, वो चीज हम इसी चैप्टर में इसके बाद तो स्टडी करेंगे. ओके. तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया और उसमें जो स्पेक्ट्रा मिला उन्हें, वो तभी पॉसिबल था जब एटम के पास कोई फिक्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हो. सही है. जो कोई भी एनर्जी लेवल के बारे में रुथरफोर्ड मॉडल नहीं बता रहा था. सिर्फ रुथरफोर्ड मॉडल में क्या था, बीच में एक न्यूक्लियस है, सेंटर में उसमें प्रोटॉन है और जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी उन्होंने ठीक से बताया नहीं था. लेकिन ये जो स्पेक्ट्रा है वो तभी मिल सकता है जब एटम के पास क्वांटाइज एनर्जी लेवल हो. मतलब ये दो रीजन की वजह से जो बोर मॉडल था उसका डेवलपमेंट हुआ. सही है. कैसा पता चला, बोहर ने स्टडी किया कि नहीं अभी रुथरफोर्ड के मॉडल में और भी कमियां है, तो उसे कैसे फुलफिल की जाए. ओके. नाउ today in this lecture we are going to study only the wave nature of that radiation, all right? And after the next lecture we will study about the particle nature of the radiation, right? Then let's start about the wave nature of the electromagnetic radiation, right? और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके पार्टिकल नेचर के बारे में. Now what is the wave nature? Electromagnetic waves are produced when electric current is passed through a circuit. वो कब प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होते हैं? Whenever we pass a current through a circuit. Then and then electromagnetic waves can be produced, or also they are identical to radiation obtained when a charged body is moved in a magnetic field. सही है. ये किसके जैसे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करके सर्किट में, वो किसके जैसे है? तो अगर हमने क्या ले लिया, तो मैग्नेटिक रेडिएशन ले लिया. सही है. मैग्नेटिक फील्ड ले ली, मतलब एक मैग्नेट ले लिया हमने,
उसके अंदर हमने कोई तार को क्या किया, पास किया, जिसमें से करंट पास करवा रहे हैं। इसमें क्या है, ये करंट वाला कोई ऑब्जेक्ट है, सही है, चार्ज बॉडी है, वी कैन से दैट चार्ज बॉडी, और करंट उसमें से पास हो रहा हो वैसी बॉडी है। और ये क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में से इस चार्ज बॉडी को पास किया तो जो वेव फॉर्म हुए, जब वो रेडिएशन फॉर्म हुआ, इट्स आइडेंटिकल विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरा ये भी कर सकते हैं कि हमने ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, और उसमें से हमने क्या किया, मैग्नेट को पास करवाया, तो तभी भी जो रेडिएशन फॉर्म होते हैं इट्स ऑल्सो आइडेंटिकल विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज ऑब्जेक्ट को पास करके या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मैग्नेट को पास करके मूवमेंट करवा के उसकी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑब्टेन होते हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायग्राम है, सही है। ये जो है सपोज कोई एक एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, ओके। नाउ यहाँ पे क्या है, तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब फॉर्म हो रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेट को ले जाने पे या फिर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को ले जाने पे, सही है। तो जब वो वेव या रेडिएशन फॉर्म करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो एक साइड में हो गई, सपोज के वो वाई डायरेक्शन में क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, सही है। उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, वाई एक्सिस साइड है ना। उस वेव के पास दो प्रॉपर्टीज है, एक तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है और दूसरी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जो सपोज के इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एक्स एक्सिस में क्या कर रही है, ऑसिलेट हो रही है, सही है। तो ये हो गई हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के रिलेटेड ऑसिलेशन दिखा रही है। वेव है तो क्या होगा, ऑसिलेशन तो मिलेगा ही, हमें वेव्स मिलेंगे, ओके ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो जेड एक्सिस में क्या बता रही है, तो उसका ऑसिलेशन दिखा रही है। मतलब अगर आप बात करो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, राइट, ऑफ वेव, कि जिस डायरेक्शन में वो वेव आगे बढ़ रहा है वो डायरेक्शन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मूवमेंट हो रही है वो डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड की जो मूवमेंट हो रही है वो डायरेक्शन, वो तीनों एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, राइट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 एक्सिस है और तीनों क्या होती है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। मतलब कि एक एक्सिस में वो आगे बढ़ रहा है तो एक एक्सिस में उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखेगी, तो एक दूसरे एक्सिस में क्या दिखेगी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब ये जो तीनों उसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, ओके। तो ये वेव इस तरह से आगे बढ़ता है। आप इसे स्टडी कर सकते हो, कैसे, ऐसे ही जनरली देखना हो कि वेव्स कैसे आगे बढ़ते हैं, तो आप एक शांत पानी का लेक हो, उसमें एक पत्थर डालोगे तो आपको वेव्स दिखेंगे, वो वेव्स सर्कल मोशन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। और ऐसा देखना हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक वॉल या किसी चीज के साथ आप एक रस्सी को बांध दो और फिर उसके एक एंड को अपने हाथ में रख के उसमें क्या दो, वेव दो, तो वो भी ऐसे ही कुछ ट्रैवल करेंगे, सही है। तो हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। The first property is that the radiation consists of electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other। जैसे कि हमने फिगर में देखा, जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसके जो ऑसिलेशन है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, एंड दे बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द रेडिएशन। और वो दोनों किसके परपेंडिकुलर है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, जिस वे में हमारा वेव आगे बढ़ रहा है उस डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट
दिस वेव डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटीरियल मीडियम, सही है, उन्हें पास होने के लिए कोई मटीरियल मीडियम की जरूरत नहीं है. दे कैन बी ट्रेवल इन द वैक्यूम ऑल्सो. ओके, द रेडिएशन possess wave character and travel with the velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. Because of the above character are called electromagnetic wave. सही है कि ये जो waves है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, तो जितनी लाइट की स्पीड है, सही है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, उतनी ही स्पीड से वो रेडिएशन क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे विदाउट द any material medium, right? There are many types of radiation which differ from one another in a wavelength or frequency. के यहाँ जो हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, सही है, और एक दूसरे से कुछ ना कुछ अलग है. किस बात में, तो वेवलेंथ उनकी अलग है या फिर फ्रीक्वेंसी. इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जैसे कि हम बात करें तो गैमा रेज हो गए हमारे, सही है, यूवी रेज हो गए, विजिबल रेज हो गए, आईआर रेज हो गए, इंफ्रारेड रेज हो गए, तो ये रेडियो वेव्स हो गए. तो ये सारे वेव्स क्या है, एक दूसरे से अलग है. किसके अकॉर्डिंग, तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग. ओके, नाउ हियर you can see that one diagram in which you are showing the so many types of wave. First one is gamma rays, then X-rays, then comes the UV rays, that between part is of the visible rays, then comes the IR rays, microwave, radio waves having a short wavelength and the long radio waves, right? तो ये जो वेव्स है उसके लिए मैंने यहाँ पे जो अपर साइड शो किया है वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है जो हर्ट्ज में मेजर होती है, और नीचे जो मैंने डिनोट किया है वो क्या है, उसकी वेवलेंथ है जो कि मीटर में है. तो आप देख सकते हो कि इफ यू गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, राइट, कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गैमा रेज की है. अगर आप गैमा से रेडियो वेव्स की तरफ जाओगे तो यू कैन सी दैट देयर इज अ डिक्रीजिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट. और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो लैम्बडा है हमारी वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. -16 से -14 ज्यादा होता है, राइट. यहाँ पे जाओगे तो 10 टू द पावर 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8, मतलब कि सबसे ज्यादा जो वेव्स है, वेवलेंथ है, वो किसकी है, हमारे लॉन्ग रेडियो वेव्स की है. और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गैमा रेज की है, सही है. मतलब कि ये सारे जो रेडिएशन है वो कौन से रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. ये सारे कौन से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे से अलग है, और उनकी जो ये वेवलेंथ है वो भी क्या है, एक दूसरे से अलग है, सही है. सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है गैमा रेज की है. अगर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो सबसे लोएस्ट क्या है, उसकी वेवलेंथ. ऐसे ही अगर आप बात करो लॉन्ग रेडियो वेव्स की तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है जबकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, सही है. मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इन द इनवर्सली प्रोपोर्शन, सही है. वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन में है. अगर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हमारा लैम्बडा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगी. अगर लैम्बडा इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, सही है. अब ये जो विजिबल रेज है वो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कि ये जो पोर्शन है, सही है, वो किसका है, विजिबल रेंज. विजिबल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वेव, उसको आप जानते हो. विजिबल में कौन से कलर होते हैं, विबग्योर, राइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट. ये जो मेन चीज है वो क्या है कि जो हमारा विजिबल है रेंज, उसका जो उसकी वेवलेंथ की जो रेंज है वो क्या है, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर है, सही है. कि ये जो हमारे विजिबल का रेंज है
वेवलेंथ का वो कितना है 400 to 750 नैनोमीटर। सही है। तो ये जो पहला वाला स्पेक्ट्रम था वो था कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये पूरे के पूरे रेज आ गए। और ये दूसरा वाला है सिर्फ किसके लिए है, विजिबल लाइट के लिए है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो, मतलब मेन थिंग ये है कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इन द इनवर्सली प्रोपोर्शन। राइट, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हैविंग अ गामा रेज एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी of the radio waves, and radio waves have a highest wavelength while gamma rays having a least wavelength. right, तो इतनी बात इस डायग्राम से आपको पता चलती है। और जो हमारा विजिबल है स्पेक्ट्रम, उसकी जो रेंज है वो 400 to 750 नैनोमीटर है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कि जो वेव है उसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ये क्या है, एक वेव है। सही है। उसका जो पीक है उसे क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। क्या बोलते हैं उसे, क्रेस्ट। और उसकी जो डेप्थ है उसे क्या बोलते हैं, ट्रफ। ओके, तो जो भी ये सारे पीक्स है उसे क्या बोलेंगे हम, क्रेस्ट बोलेंगे। और जो सारी डेप्थ है उसे बोलेंगे ट्रफ। मतलब कि जो वेव है वो दो चीजों से बनता है, एक तो क्रेस्ट से और दूसरा ट्रफ से। ना स्टार्ट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज अ वेवलेंथ। राइट, तो वेवलेंथ के बारे में हमने वहां पे पढ़ा, जो डायग्राम देखा उसमें था कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। तो ये वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्बडा से। उसे कैसे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से। उसे बोले ये ऐसा होता है, कुछ नहीं करना है, ए और ये आपको लिख देना है। तो ये हो गया लैम्बडा, उसका प्रोनाउंस है लैम्बडा। नाउ व्हाट इज द वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और नियरेस्ट ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। सही है। कि आप यहाँ पे अगर देखो तो ये पहला क्रेस्ट है, हमारा क्रेस्ट है, और ये दूसरा। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सही है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे हम, लैम्बडा। या फिर ट्रफ की बात करें तो ये और ये नियरेस्ट है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रफ। मतलब एक हमारा पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो तो उसकी क्या मिलेगी, हमें वेवलेंथ मिलेगी। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और टू ट्रफ इज नोन एज इट्स वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ है उसके बहुत सारे डिफरेंट यूनिट है। उसे हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर में, नैनोमीटर में, एमस्ट्रॉन्ग में और माइक्रोमीटर में। सही है। नाउ कम्स टू फ्रीक्वेंसी। राइट, फ्रीक्वेंसी को कैसे आप डिनोट करोगे, न्यू से। इसका प्रोनाउंस क्या है, न्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये हमारा न्यू है, वी जैसा नहीं करना है आपको, ये क्या है, हमारा न्यू है। ओके, नाउ the number of a wave pass through a given point in a 1 second is called frequency। कि 1 सेकेंड में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रही है उसे क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। ओके, कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर से 1 सेकेंड में जितने भी नंबर ऑफ वेव पास हो उसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। राइट, इट्स डिनोटेड बाय न्यू। नाउ इट्स मेजर इन द हर्ट्स। राइट, एच सेट क्या है, हमारा हर्ट्स है। और साइकिल पर सेकेंड के एक ऑसिलेशन, हमारी साइकिल कब कंप्लीट होती है, और उसे सिर्फ आप सेकेंड इनवर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। जैसे कि हमने थ्रू द डायग्राम बात की थी, दिस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट वेवलेंथ। राइट, ना अगर हम ये दोनों को साथ में लिख दें यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोपोर्शन की साइन है, इस प्रोपोर्शन की साइन को रिमूव करते हैं। जब भी हम कोई भी प्रोपोर्शन की साइन रिमूव करते हैं, वी हैव टू ऐड सम कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट क्या है, हमारी वेलोसिटी है। कौन है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। सही है, जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं किसमें, 1 सेकेंड में, उसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट था जो हमारी उसकी अगर फॉर्मूला देखोगे तो C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। सही है, तो इसका यूनिट है सेकेंड इनवर्स।
और इसका यूनिट है मीटर और सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेंटीमीटर और मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। सही है, तो ये हमारी फॉर्मूला आपको याद रखनी है जो बहुत ज्यादा यूज में आएगी। सही है, आप उसमें से किसी को भी सब्जेक्ट बना के हमारी फॉर्मूला रीअरेंज कर सकते हो, जैसे कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लेमड़ा भी लिख सकते हो और लेमड़ा इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट्स द एम्पलीट्यूड? तो एम्पलीट्यूड क्या है? द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ टर्फ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कि ये जो हमने क्या देखा, वेव देखा, उसकी अगर हम एक बेसिक लाइन से हाइट मेजर करें या फिर जो हमारा टर्फ है उसकी क्या मेजर करें, डेप्थ मेजर करें, तो ये जो है उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये क्या है हमारा? एम्पलीट्यूड। मतलब क्रेस्ट की हाइट या ट्रफ की जो हमारी डेप्थ है उसे मेजर करें तो वो जो है वो क्या है? हमारा एम्पलीट्यूड। इस चैप्टर में उसका इतना हमें जरूरत नहीं है, वो आपको फिजिक्स में उसका यूज होगा। हमें जरूरत है लैम्बडा वेवलेंथ की, फ्रीक्वेंसी की एंड वेलोसिटी की। ओके, नाउ कम्स अवर नेक्स्ट टर्म, वेव नंबर। राइट, इट्स डिनोटेड बाय न्यू बार। जो न्यू है उसके ऊपर एक बार लगा देना है। रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड द वेव नंबर। ओके, जो वेवलेंथ है उसका रेसिप्रोकल है, उसे क्या बोलते हैं? वेव नंबर। जो हमारा लैम्बडा है उसका यूनिट था मीटर या तो फिर सेंटीमीटर। सही है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो ये हो गया हमारा वेव नंबर। राइट, नाउ time period which is denoted by capital T. The time taken for one complete cycle of the vibration to pass a given point is called the time period. सही है कि एक पूरे ऑसिलेशन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। राइट, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। सही है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। ये दोनों जो फॉर्मूलाज है वो भी आपको न्यूमेरिकल में यूज करने हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। ओके, और यहाँ पे जो हमारा न्यू था उसका यूनिट था सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पे जो टाइम है उसका यूनिट हो जाएगा सेकंड। और हमें पता है टाइम का यूनिट वैसे भी क्या होता है? सेकंड, मिनट और आवर। तो ये हो गई हमारी सम कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू वेव। ओके, now in the next lecture we are going to discuss about the particle nature of the radiation। सही है, ये हमने कौन सा नेचर उसका स्टडी किया? वेव नेचर। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द पार्टिकल नेचर। और ये दोनों जो हमारे नेचर है उससे स्टडी करने के बाद जो बॉर्न ने मॉडल दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।